Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद. हमने एक इनिशिएटिव लिया था गेट एमसीक्यू के नाम से, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ लेक्चर कवर किए थे गेट एमसीक्यू के. तो गेट एमसीक्यू का मतलब होता है मास्टर, क्लियर, मास्टर इन कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस. तो एक तरह से ये सीरीज एक तरह से रिवीजन क्लासेस हैं आपके लिए. ठीक है, आप का ये रिवीजन क्लासेस है जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे जो हमने ये इनिशिएट किया है इस बार गेट एमसीक्यू की सीरीज को, हालांकि इसके पहले भी मैं 5 सीरीज बना चुका हूँ, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं. वो बेसिकली डीसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पे बेस्ड था. क्लियर, ठीक है. अब हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो स्टार्ट किया हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी अब हम जो सीरीज देखेंगे आगे आगे भी ये सीरीज चलता ही रहेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होगा. क्लियर, आपको भी पता है कि गेट के एग्जाम में इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है. गेट क्या ईएस के एग्जाम में भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के बच्चे हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के बच्चे हैं. ठीक है, तो गेट में ऑन एवरेज 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. क्लियर, ठीक है. और ईएससी में भी इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं. क्लियर, तो गेट एमसीक्यू की इस श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं, यानी मास्टरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस को, जो एक तरह का आपके लिए रिवीजन क्लासेस ही है. क्लियर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. हमारा जो पहला टॉपिक है वो एक बेसिक सा टॉपिक है केवीएल केसीएल का, किच ऑफ वोल्टेज लॉ और किच ऑफ करंट लॉ, जिसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी क्रिएट हो जाते हैं क्वेश्चन को लेके. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और थोड़ा सा केवीएल और केसीएल के लॉजिक को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया है. फिर केवीएल और केसीएल को हम इससे समझेंगे, उसके बाद हम बाकी सारी एनालिसिस को इसके थ्रू करेंगे. क्लियर, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा किच ऑफ वोल्टेज लॉ एंड किच ऑफ करंट लॉ. और ये इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज का ये पहला एमसीक्यू है. और अगर हम बात करें तो ये हमारा 6वां एमसीक्यू है, यानी मास्टरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन. हम ये इस सीरीज का ये 6वां वीडियो लेके आ रहा हूं मैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के केवीएल और केसीएल के अप्रोच को. ठीक है, तो उसके लिए मैंने गेट 2003 का एक क्वेश्चन उठाया है. क्वेश्चन गिवन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि एक सर्किट है, उस सर्किट में बाकी सारी चीजें गिवन है और हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है. ये आर हमारे लिए अननोन है. क्लियर, तो आर की वैल्यू पूछी जा रही है. ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से अप्रोच करेंगे और एक थर्ड अप्रोच भी देखेंगे. जब हमारी प्रैक्टिस बन जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, जब हमारा कमांड हो जाता है, तो कैसे हम क्वेश्चन को सीधे क्रैक कर लेते हैं और आसानी से निकाल देते हैं. हालांकि अगर आप बात करें गेट वगैरह की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं. वो केवल आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट होता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. उसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. क्लियर, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे. पहला अप्रोच हमारा होगा अप्रोच 1 या मेथड 1. ये हम लेंगे केसीएल का, केवीएल का, किच ऑफ वोल्टेज लॉ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो किच ऑफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए पहले तो हम सर्किट को ड्रॉ कर लें. ये हमारा सर्किट है. क्लियर, वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स. ठीक, यहाँ पे हमारा 100 वोल्ट का सोर्स, यहाँ हमारा 50 वोल्ट का सोर्स, ये करंट दे दिया है. क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है. 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 14 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम और ये रेजिस्टेंस आर गिवन. इस रेजिस्टेंस को आपसे पूछा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए. केवीएल,
केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में इन एनी लूप अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, मैंने क्या बोला, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज 0। क्लियर। और केवीएल लगाते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा वो लूप है उस लूप के अंदर में कोई करंट सोर्स ना आ रहा हो। अगर करंट सोर्स आ रहा है, अगर करंट सोर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पता है तब आप लगा सकते हैं। अदरवाइज केवल करंट सोर्स है आपके, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल आपको पता नहीं है तो केवीएल आप नहीं लगा सकते, क्योंकि है क्या, ये अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है। क्लियर। यानी हर एक एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। क्लियर। ठीक है। अगर हम बात करें केवीएल की, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहां पे बता रहा हूं। क्लियर। यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये होता क्या है केवीएल। ठीक है। यहां V ले लिया, ये R1 ले लिया और ये R2 ले लिया। ठीक है। तो केवीएल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूप करंट लेते हैं, हर एक लूप का हम करंट असाइन कर लेते हैं। क्लियर। और आपको भी पता है किसी भी एलिमेंट में अगर वो कोई पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर है, तो हर एक एलिमेंट में जो करंट का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपोज करते हैं करंट को। क्लियर। जितना ही इनका इंपीडेंस वैल्यू ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, यानी करंट का फ्लो जो होता है वो किसी भी एलिमेंट में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्लियर। अगर इस लूप पे हम केवीएल लगाएं तो अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जो जा रहे हैं उसको पॉजिटिव लें, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है। अगर हमने इसको पॉजिटिव रेफरेंस लिया है तो ये रेफरेंस जो होगा वो निगेटिव होगा, ये भी रेफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम केवीएल यहां पे लगाते हैं तो क्या होगा, V माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस V। क्लियर। माइनस हमें क्या मिलेगा, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस VR1, यहां भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस VR2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो किसी भी लूप में जो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, VR1 का मतलब क्या हो गया, करंट I फ्लो हो रहा है तो I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिक मोटा मोटी हमें ये सब चीजें ध्यान नहीं देनी है कि प्लस माइनस हमें पोलैरिटी बनानी है, उसके बाद हमें केवीएल के अप्रोच को लाना है, नहीं। केवल और केवल आप लूप करंट डिसाइड करेंगे कि लूप करंट का डायरेक्शन ये है। अगर कोई कॉमन ब्रांच है तो कॉमन ब्रांच में जो नेट करंट फ्लो होता है उस करंट पे हम फोकस करेंगे। क्लियर। उसके करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो आपसे एक लॉजिक निकल के आता है कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, किसी एलिमेंट में लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हम साइन निगेटिव लेंगे। अगर लूप के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हम साइन पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे पूरा पूरा क्या है, लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हम सीधे सीधे यहां पे V माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू 0 लिख सकते थे, क्योंकि लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन, ये हमने लूप माना था। क्लियर। और इसी लूप के डायरेक्शन में सभी ब्रांच में करंट भी फ्लो हो रहा है। अगर मान लो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस और ऐड कर देता ऐसे, क्लियर, मान लो हमने यहां पे एक R3 रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, अगर R3 रेजिस्टेंस ऐड कर देता मैं तो एक लूप ये भी मानता मैं, इस लूप का करंट मैं मान लेता I1 है। अगर मान लो इस लूप का करंट I1 है, इसकी वजह से R2 ब्रांच में करंट क्या फ्लो होगा, I1 ऐसे फ्लो होगा और I डाउनवर्ड फ्लो होगा। तो जो नेट करंट आएगा वो क्या आएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप I माइनस I1 डाउनवर्ड ले सकते हैं या फिर I1 माइनस I अपवर्ड भी ले सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपको कॉमन ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्या लेना है। आप कोई भी डायरेक्शन लीजिए, आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर वैल्यू उसके अक्रॉस नेगेटिव आती है, यानी जो आपने डायरेक्शन चूज किया हुआ है वो डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा। मान लो अगर मैंने इसको सॉल्व किया और I1 की वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी I1 की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपने लूप का डायरेक्शन माना है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, यानी उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर इस लूप में मुझे केवीएल लगाना है तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम अगर लगाएंगे केवीएल तो देख सकते हैं यहां पे कि अगर लूप के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो माइनस साइन माइनस I इंटू R1, लेकिन ये जो कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच में करंट कितना हमने मान लिया, नेट करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यानी लूप के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। मैंने लूप 1 में केवीएल लगा रहा हूं, इसके जस्ट अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस I इंटू I1 माइनस
आई इंटू R2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मेन क्या है कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हमें निगेटिव साइन लेना है, अगर लूप के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है। क्लियर? ठीक है। और जो आपका सोर्स है, सोर्स जो होगा अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस साइन, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस साइन। ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि केवीएल में क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी लूप इक्वल टू 0। जब ये 0 होता है तो हमने अगर आपको याद हो 10+2 लेवल में ये चीज पढ़ रखी है, माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। क्लियर? इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। क्लियर? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू अगर हम एक किसी लूप की बात करें तो ये वैल्यू 0 है। 0 होने का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू मस्ट बी कांस्टेंट। अगर डब्ल्यू कांस्टेंट है तभी क्या होगा, डेल बाई डेल क्यू, डेल बाई डेल क्यू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी किसी लूप में आप ये देख सकते हैं कि किसी भी लूप में अगर आपका केवीएल फॉलो होता है, केवीएल फॉलो होने का मतलब ये होता है कि एनर्जी कांस्टेंट हो गई। यानी इन एनी लूप लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड। क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि केवीएल अगर अप्लाई हो रहा है किसी लूप में, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता ही करता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ भी देता है कि इन एनी लूप मतलब विच रूल कैन बी फॉलोड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? ठीक है। तो हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं बाय केवीएल। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा अप्रोच किया जाए केवीएल लगा के। अप्रोच 1 यानी केवीएल हम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करने जा रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट है। अगर हम यहां पे ध्यान दें तो इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये ब्रांच किसी ब्रांच से कॉमन नहीं है, तो हम इस लूप में करंट मान सकते हैं 10 एम्पियर के बराबर। देखो लूप हमने क्यों इस तरह माना, क्योंकि हमें देखना है कि इस ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रहा है ये लूप के डायरेक्शन में ही फ्लो। सिमिलरली इस ब्रांच का करंट कितना मान लेंगे हम, 5 एम्पियर, क्योंकि ये करंट 5 एम्पियर है, ये भी कॉमन ब्रांच नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन आ गया। क्लियर? अब एक लूप ये बच रहा है, इसमें करंट हम कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। यहां पे हमने करंट मान लिया आई। क्लियर? तो हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक अननोन हो गया केवल आई, और इसी अननोन के बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी। हालांकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो उस वजह से हम आर को अननोन लेके सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक ही अननोन है यहाँ पे, तो पहले हम आई सॉल्व कर लेंगे, तो आई निकाल लेंगे, तो हमें वी और आई आर के बीच में रिलेशन पता होता है, तो उससे हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। 10 एम्पियर करंट ये लिया, 5 एम्पियर करंट ये लिया। अब इस लूप में केवीएल लगाएंगे, इस लूप में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने से पहले हमें ये देखना है जो कॉमन ब्रांच है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, तो कॉमन ब्रांचेज में क्या क्या है, ये कॉमन ब्रांच है इस लूप और इस लूप के बीच में, तो इसकी वजह से करंट कितना हो रहा है, 10 एम्पियर। ये करंट कितना हो रहा है, आई। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट करंट फ्लो हो जाएगा वो 10 माइनस आई करंट हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। ये करंट कितना है, आई, तो जो नेट करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस आई एम्पियर। ये तो बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी। यहां पे करंट कितना आ जाएगा, ये भी करंट 10 एम्पियर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ये भी करंट 5 एम्पियर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इस लूप का इस लूप का। तो टोटल करंट कितना हो गया, 15 एम्पियर। 10 प्लस 5 15 एम्पियर। क्लियर? तो सिंपली सारे ब्रांच के हमें करंट पता चल गए हैं, सारे ब्रांच के करंट पता चल गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा कॉमन ब्रांच है क्या नहीं है, क्योंकि ब्रांच करंट पता होना जरूरी है। अगर कॉमन ब्रांचेज हैं तो
उस कंडीशन में आप केवीएल सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएल यहां पे अप्लाई करिए इस लूप में, मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 100 माइनस 100 क्यों लिया, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, और ये 14 ओम का ब्रांच है, इसमें करंट का जो फ्लो है वो क्या है, लूप के डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन आ जाएगा। 10 माइनस आई एम्पियर करंट का फ्लो है, रेजिस्टेंस 40 ओम माइनस, यहां भी क्या हो रहा है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, और कितनी है वैल्यू उसकी 15 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 140 प्लस 14i माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 14i इक्वल टू क्या आ जाएगा 70, यानी i की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन 14 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमें i की वैल्यू मिल गई 5 एम्पियर। हमें i से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, r से मतलब है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक एनालिसिस होती है सुपर मेश एनालिसिस, ठीक है। जैसे आपका मेश एनालिसिस होता है केवीएल, ये सुपर मेश एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम केवल एक सिंगल लूप ही ले सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें लग रहा है कि डायरेक्टली इस लूप में अगर हम केवीएल लगा दें तो हमें वो आसानी से मिल सकता है। तो यहां पे देखो एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, क्लियर, ठीक है। हम एक लूप ये भी ले सकते हैं, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक लूप ये भी तो लिया जा सकता है, क्लियर। लूप लेने का मतलब क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे आपने आके खत्म कर दिया, एक पूरा पूरा एक सर्कल बना के उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से आपने इनिशिएट किया उसी पॉइंट पे आ गए। हमें इन ब्रांचेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट किसको करना है, आर को कैलकुलेट करना। तो हम लूप को कुछ ऐसा ले कि आर का इन्वॉल्वमेंट यहां पे आए। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इस सुपर मेश हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कोई भी एक पर्टिकुलर लूप ले सकते हैं। आपको एक सिंगल मेश का मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि एक लूप के अंदर कई सारे मेश हो सकते हैं, लेकिन एक मेश के अंदर कई सारे लूप नहीं हो सकते, क्लियर, ये लॉजिक होता है, ठीक है। क्योंकि मेश जो होता है वो इंडिविजुअल लूप होता है। तो यहां पे हम सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं कि इस पूरे, मतलब हमने क्या किया, 100 वोल्ट से शुरू किया, आर ओम से होते हुए 50 वोल्ट से होते हुए फिर 100 वोल्ट पे आ गए, ये लूप क्रिएट हो रहा है, इसमें हम जो एनालिसिस करेंगे वो सुपर मेश हो जाता है, क्लियर। बाकी इंडिविजुअल लूप में हम कर रहे हैं तो वो मेश एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, क्योंकि हमें आर से मतलब है इसलिए हमने ये अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस करंट कितना फ्लो हो रहा है आई इंटू आर, माइनस ये वोल्टेज कितना है, देखो यहां पे लूप नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम हायर पोटेंशियल से लोअर यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -50 वोल्ट इक्वल टू 0, यानी आई आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 50 यानी 50 वोल्ट, और आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, सॉरी ये 40 वोल्ट है, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू है वो 40 वोल्ट है, दिस इज द 40 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका 40 वोल्ट, ठीक है। तो 100 माइनस 40 यानी कितना आ गया ये 60, आई की वैल्यू कितनी है आपकी 5 एम्पियर इंटू आर इक्वल टू 60, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, आर की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 5 यानी 12 ओम, यानी राइट आंसर क्या है आपका 12 ओम, क्लियर, ठीक है। तो ऐसा हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम इसमें केवीएल का अप्रोच, केसीएल का अप्रोच भी देख सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली अगर प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, तो प्रैक्टिस कैसे परफेक्शन में आपको रोल में लाता है, उससे भी इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और सीधे सब तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हमने देखा सिंपली, हमने एक लूप में, क्योंकि एक अननोन है, एक ही लूप में हम केवीएल लगाएंगे तो हमें एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल गई हमें आई इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हम देख रहे हैं कि हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा लूप चूज करना चाहिए जिसमें केवल आर का इन्वॉल्वमेंट आए। तो हमने ये देखा ये एक लूप क्रिएट हो रहा है जो सुपर मेश है, वहां पे आर का इन्वॉल्वमेंट केवल आ रहा है, बाकी किसी ब्रांचेस से कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे हमने लूप एनालिसिस लगा दिया और हमने वहां से आई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, ठीक है। तो ये अप्रोच हो गया हमारा केवीएल का। अब हम सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। सेकेंड अप्रोच है हमारा किसका, केसीएल का, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम केसीएल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्लियर।
ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच 2 और क्या यूज करके हम करेंगे, केसीएल। ठीक है, सर्किट फिर से बनाते हैं हम। सर्किट हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस हमारा ये। ठीक है, यहां पे एक सोर्स हमारा 100 वोल्ट का, यहां पे एक ब्रांच 2 ओम का, और यहां पे एक सोर्स हमारा 40 वोल्ट का। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 14 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड आर, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमारा 100 वोल्ट, ये हमारा 40 वोल्ट, ये करंट हमारा 10 एम्पियर और ये करंट हमारा 5 एम्पियर। ठीक है, अब अप्रोच हमने क्या किया, सेकंड अप्रोच है हमारा केसीएल। अब केसीएल होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या होता है कि एट एनी लोड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0। कहां पे, एट एनी नोड, किसी भी नोड पे। नोड का मतलब होता है कि जंक्शन, ऐसा जंक्शन जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज अटैच होते हैं। तो किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी अगर ये I1, I2, I3 और I4 हैं, तो इन चारों का सम क्या आएगा, सबका डायरेक्शन क्या है, नोड की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही पॉजिटिव रेफरेंस ही होगा। अगर किसी का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है, मान लीजिए डायरेक्शन I2 का नोड से आउटवर्ड हो गया, तो आप अगर जो नोड की तरफ अप्रोच कर रहा है उसको अगर प्लस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नोड से आउटवर्ड हो रहा है उसको आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, एट एनी नोड, एट एनी नोड, जैसे मैंने बताया कि अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये आपका एसी एनालिसिस होता है तो उसके कंडीशन में आप फेजर सम भी बोलते हैं। क्लियर, फेजर सम का मतलब वोल्टेज और फेज के टर्म में। ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एट एनी नोड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एट एनी नोड इनवर्ट करंट, ठीक है, एट एनी नोड पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये भी एक लॉजिक होता है कि अगर इनकमिंग करंट की वैल्यू आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाए। क्लियर, वैसे तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एनी नोड। ये हमारा केसीएल का अप्रोच होता है। और आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, अगर हम आई की बात करें तो आई क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। तो अगर हम बात करें किसी नोड पे, किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन या एट एनी नोड, क्लियर, तो आई की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, 0। यानी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 0। और ये कब पॉसिबल है, जब क्यू की वैल्यू कांस्टेंट हो। जब क्यू कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। वो 0 आएगा यानी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। यानी लॉ मत नहीं कहेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है एट एनी जंक्शन। किसी भी जंक्शन में चार्ज मस्ट बी कंजर्व। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एट एनी जंक्शन या एट एनी नोड चार्ज मस्ट बी कंजर्व। क्लियर, ठीक है। और कभी भी हम अगर केसीएल अप्लाई करते हैं, जैसे हमने केबीएल में देखा था, हमारे लिए क्या अननोन रहता है, करंट किसी भी एलिमेंट में। यहां पे हम क्या करेंगे कि केसीएल अप्लाई करते समय में ये ध्यान देना है कि हम करंट जो लेते हैं, अगर हम करंट की बात करें, किसी भी ब्रांच करंट की बात करें, तो ब्रांच करंट जो होता है आई, वो होता है वी इनिशियल, यानी जहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है उसका नोड वोल्टेज, माइनस वी फाइनल जहां पे करंट टर्मिनेट हो रहा है उसका वोल्टेज, अपॉन उसके बीच का इंपिडेंस, यानी इंपिडेंस ऑफ द पाथ, जहां पे जिस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसका इंपिडेंस। क्लियर, यहां पे इंपिडेंस इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एसी एनालिसिस में इंपिडेंस भी आएगा। यहां पे चूंकि प्योर डीसी है तो यहां पे रेजिस्टेंस आना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रांच करंट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन जिसके में वो करंट फ्लो हो रहा है उसका इंपिडेंस। क्लियर,
तो बस यही चीजें हमें अप्रोच में लानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और केसीएल लगाते समय ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें एक नोड को जो कि हमें लगे कॉमन नोड है तो हमें उसे ग्राउंड रेफरेंस लेना है। यानी ग्राउंड रेफरेंस लेने का मतलब होता है कि उसको ग्राउंड लेने पर उसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, यानी ग्राउंड रेफरेंस किसको लेंगे हम, कॉमन नोड को, जो हमारा कॉमन नोड होगा उसको हम ग्राउंड रेफरेंस ले लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से केसीएल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे हम। अब यहां पे ध्यान दीजिए, केसीएल लगाते समय हमें ये देखना है कि हमारे नोड क्या क्या बन रहे हैं। पहले नोड को असाइन करना होता है। ये नोड ए हो गया, ये नोड बी हो गया और ये नोड सी हो गया। और ये चूंकि कॉमन नोड है तो इस नोड को हम ग्राउंड नोड ले लेते हैं, जिसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ग्राउंड नोड होने का मतलब क्या हो गया, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। यानी नोड हमारे पास कितने हैं, 3 है, वी ए, वी वी, वी सी। क्लियर? ऐसे तो दिखता है कि हमारे पास 3 नोड हो गए तो 3 अननोन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके अननोन कितने हैं और नोन वैल्यूज कितनी हैं। ठीक, अगर हम यहां पे बात करें तो अगर ये हमारा ग्राउंड नोड है तो इस नोड का वोल्टेज वीए है। अगर इस नोड का वोल्टेज वीए है तो वीए माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट। क्लियर? यानी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज के बराबर ही तो होगा। तो अगर यहां पे हम देखें तो वीए की वैल्यू एक तरह से कितनी है, 100 वोल्ट। वीसी की वैल्यू कितनी है हमारी, 40 वोल्ट। क्लियर? वीसी माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी वीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 वोल्ट। अब अननोन हमारे लिए क्या हो गया, केवल और केवल वीवी यानी वी। ठीक है, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी हमें मिल सकती है जब हमारे में मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट हमको पता चल जाए। अगर ये करंट हमें पता चल जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी बाई आर के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको हमने करंट आई ले लिया, ये करंट हमने मान लिया I1 है, ये करंट हमने मान लिया I2 है। सबसे पहले केसीएल लगाते समय हमें ब्रांच करंट डिसाइड करना होता है, और ये करंट हमने मान लिया I3 है। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम इस नोड पे एट नोड बी हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर नोड बी पे हम केसीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये करंट I1 है, ये करंट I3 और ये करंट I2। यानी I1 देखो ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट हमारा I1 है, ये करंट हमारा I2 है और ये करंट हमारा I3 है। क्लियर? तो इनकमिंग करंट क्या है, I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट क्या है, I3 है। तो इस नोड पे अगर हम केसीएल लगा रहे हैं तो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3। अलजेब्रिक सम की बात करें तो I1 प्लस I2, एक करंट आउटगोइंग करंट है तो माइनस I3 इक्वल टू 0, यानी I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I3 के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब हम बात करें I1 की, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपन बीच का रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 जो फ्लो हो रहा है वो 14 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो इनिशियल वोल्टेज कितना है, VA, फाइनल वोल्टेज कितना है, VB। तो VA की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 वोल्ट। तो 100 माइनस VB की वैल्यू कितनी है, V अपॉन बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 40। I2 की अगर हम बात करें तो I2 क्या है, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज कितना है, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है, डायरेक्शन ये है, तो VC माइनस VB, और VC की वैल्यू कितनी है हमारी, 40 वोल्ट, माइनस VB की वैल्यू हमने कितनी मानी है, V अपॉन बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। क्लियर? इसी तरह I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वोल्टेज कितना है VB, फाइनल वोल्टेज कितना है 0 अपॉन बीच का रेजिस्टेंस, यानी VB माइनस 0 बाई 2 ओम, यानी VB की वैल्यू कितनी है, V माइनस 0 बाई 2। तो हमें I1 I2 I3 सब किसके टर्म में पता चल गए, V के टर्म में पता चल गया। अननोन एक है, इक्वेशन एक है, तो एक अननोन एक इक्वेशन, इजिली हम एक अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम वैल्यू पुट करें I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 में, तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस V बाई 14 प्लस 40 माइनस V बाई 1 मस्ट बी इक्वल टू V बाई 2। क्लियर? तो वैल्यू जरा कैलकुलेट करके निकालें यहां पे।
ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 माइनस वी प्लस 14 इंटू 40 माइनस वी इक्वल टू 7v। 14/2 इंटू वी यानी कितना आ जाएगा, ये 7v आ जाएगा। हम इसको v को एक साथ लेते हैं हम, 100 माइनस वी प्लस 560 माइनस 14v इक्वल टू 7v। एक साथ v को लेंगे तो ये LHS साइड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 22v 14 प्लस 7 प्लस 1 या कितना आ जाएगा 22v इक्वल टू 660 और v की वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट। क्लियर, यानी v की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 30 वोल्ट आ गई। 30 वोल्ट आ गई तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 माइनस 30/14। यही था ना हमारा इनिशियल वोल्टेज कितना है यहाँ पे 100 वोल्ट, फाइनल वोल्टेज कितना है V, तो 100 माइनस 30/40 यानी 70/40 यानी 5 एम्पियर। क्लियर, तो अगर हम यहां पे देखें ये करंट हमारा, अब इस नोड की हम बात कर रहे हैं नोड ए पे। नोड ए पे जरा हम केसीएल लगा के देखें क्या हो रहा है। ठीक है, केसीएल एट नोड ए। केसीएल जब हम नोड ए पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I1 मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, केसीएल हम नोड ए पे लगा रहे हैं, ये करंट हमारा 10 एम्पियर है। क्लियर, ये करंट हमारा I1 है, इस करंट को हमने I माना था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम केसीएल लगाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनवर्ड करंट कितना है 10 एम्पियर, 10 मस्ट बी इक्वल टू I प्लस I1 के बराबर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 5 यानी 5 एम्पियर। अब हम I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का रेजिस्टेंस। तो ये हमारा I करंट है, इनिशियल वोल्टेज कितना है VA, फाइनल वोल्टेज कितना है VC, तो VA माइनस VC अपॉन R, यही तो हमारा I होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी VA माइनस VC बाई R। VA की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 40 VC की वैल्यू अपॉन R, R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 60/R, यानी अगर हम यहां से निकाले तो R की वैल्यू क्या आ गई 60/5 यानी 12 ओम के बराबर, जो कि हमारा पिछला ये आंसर था बाय अप्रोचिंग केवीएल। तो केसीएल से भी हम क्वेश्चन को सीधे सीधे टैकल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये केवीएल और केसीएल को लगाने का तरीका है कि कैसे हमें लगाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड अप्रोच की, जो कि एक तरह से मिला जुला है केवीएल और केसीएल का, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपके। तो अप्रोच 3 में हम देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा इसमें। इस क्वेश्चन को हम सीधे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये प्रैक्टिस से ना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 10 एम्पियर, ये हमने देखा कि हमारा इतना टाइम इन्वेस्ट होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि इतना टाइम हमारा इन्वेस्ट होगा इस क्वेश्चन करने में। ये तो मैं समझा रहा था कैसे करना है क्या करना है, तो आप लोग को फील हो रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अप्रोच थर्ड की बात करते हैं हम यहाँ पे। अप्रोच थर्ड मतलब एक तरह से मिला जुला अप्रोच है केवीएल और केसीएल का। ठीक है, देखो यहाँ पे ये करंट कितना है 10 एम्पियर, ये करंट कितना है 5 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा 15 एम्पियर। जब ये करंट 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 I इंटू R के बराबर, यानी 30 वोल्ट। यानी इस नोड का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। इस नोड का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, इस नोड का वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट। ठीक है,
तो हमने सीधे कुछ नहीं किया कि मतलब केसीएल लगाया केवीएल लगाया, इस क्वेश्चन को देखा, हमने देखा कि ये करंट और वोल्टेज सब कुछ गिवन है। इस कॉमन ब्रांच में करंट 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 यानी 30 वोल्ट, क्योंकि ये तो हमारा ग्राउंड ही है, तो इस नोड का पोटेंशियल कितना हो गया 30 वोल्ट। ये हमारा 100 वोल्ट है ही, ये हमारा 40 वोल्ट है ही। जब ये हमारा 100 वोल्ट है, ये हमारा 30 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 30 वोल्ट यानी 70 वोल्ट का 70। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 14 यानी 5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा। जब ये 10 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है और इसमें 5 एम्पियर करंट चला गया, तो जो बचा हुआ करंट होगा वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 10 में 5 एम्पियर यहाँ चला गया तो 5 एम्पियर यहाँ जाएगा, तो ये कितना होगा 5 एम्पियर के बराबर। अब 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर यानी यहां से करंट 5 एम्पियर फ्लो होना शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो 5 एम्पियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 40 अपॉन आर के बराबर, यही तो होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है इनिशियल वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज, यानी इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 माइनस 40 यानी 60 वोल्ट के बराबर होगा। और 60 वोल्ट की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू आर के बराबर होगी, या करंट की वैल्यू निकाले तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन बीच का रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 60/5 यानी 12 ओम। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे सीधे भी कर सकते थे, इतना ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। देख लीजिए आप खुद ही देख सकते हैं, केवल हमने क्या किया यहां पे नोड पोटेंशियल, बस इस नोड का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि ये 5 एम्पियर मिल गया तो ये भी 5 एम्पियर मिल गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट का है, तो 60 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू आर, और आई की वैल्यू हमारी 5 एम्पियर है तो 5 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 ओम। क्लियर। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका होता है, आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे केवीएल और केसीएल को हमने समझा, हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है केवीएल और केसीएल केस में। मैथमेटिकली भी हमने उसको प्रूव किया कि ये मैथमेटिकली कैसे होता है एनर्जी कंजर्व और चार्ज कंजर्व। क्लियर। और हमने क्वेश्चन के डाटा के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर दिया ये भी देखा हमने। केवल हमारा क्वेश्चन देखिए कितने लाइन में सॉल्व हुआ, 1 लाइन और 2 लाइन, बस 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का सॉल्व हो गया। ये ग्रेड 2003 का क्वेश्चन था। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको जो कॉन्सेप्चुअल व्यू होंगे वो क्लियर हुए होंगे, कैसे हमें केवीएल केसीएल का अप्रोच लेना है वो भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और कैसे इसको क्वेश्चन में आपको रोल में लाना है ये भी क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कहां पे हम केवीएल लगा सकते हैं, कहां पे हम केसीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में भी आया होगा कैसे हमें अप्रोच लेना है, और आपको ये भी चीजें इल्म हुई होगी कि कैसे प्रैक्टिस आपको कहां तक ले जा सकती है। तो प्रैक्टिस जरूरी है नेटवर्क सब्जेक्ट में, सर्किट थ्योरी में, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट पूछा जा सकता है तो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं हम। अगले सेशन मतलब एमसीक्यू के दूसरे सेगमेंट में, यानी मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स टू क्वेश्चन के दूसरे सेगमेंट में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के ही अप्रोच को देखेंगे, ठीक है। एक केवीएल और केसीएल के अप्रोच को कैसे हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यूज करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा के गेट का, वहां पे हम उसके अप्रोच को देखेंगे और वहां पे थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। क्लियर, ठीक है। चेंज करके देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे क्वेश्चन कहां से कहां तक पूछा जा सकता है। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।